हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुशीला और आज फिर एक बार आप सभी का लर्न अ मोमेंट चैनल पर स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ आपातकाल व्हेन वी टॉक अबाउट इमरजेंसी इन इंडिया, अगर इमरजेंसी के बारे में बात करें तो आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहद स्तर पर प्रावधानों का यानी आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। इन प्रावधानों यानी जो आपातकालीन के प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं, इन प्रावधानों का उद्देश्य देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता और लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। इसका उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक ढांचा। लोकतांत्रिक ढांचा या संविधान की सुरक्षा। इन प्रावधानों का उद्देश्य देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता और लोकतांत्रिक ढांचे या संविधान की सुरक्षा करना है, यानी लोकतांत्रिक राजनीतिक ढांचे की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना है। तो यानी ये प्रावधान जो है केंद्र सरकार को सक्षम बनाते हैं कि वो असमान परिस्थिति में वो जो है प्रशासन को या देश की व्यवस्था को, उसके संवैधानिक ढांचे को बनाए रखें। ये प्रावधान केंद्र सरकार को सर्वशक्तिमान बनाते हैं, यानी शक्ति एक तरीके से उनके हाथ में जो है सर्वशक्ति स्थानांतरित हो जाती है। तो कितने प्रकार के, देखिए यानी सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं और यानी संविधान में बिना कोई संशोधन किए ही जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ संघीय ढांचा और एक होता है एकात्मक। देखिए अगर भारत में बात करें तो ये दोनों जो शब्द हैं भारत संघ में मिला जुला रूप संघीय और एकात्मक, ठीक है। यानी आपातकाल में स्थिति में जो है क्या होता है, संघीय ढांचा एकात्मक ढांचा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यानी बिना कोई संविधान में संशोधन किए संघीय ढांचा एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो परिवर्तित हुआ जो ढांचा यानी जो स्ट्रक्चर है वो भारतीय संविधान की एक मूल यानी अद्वितीय विशेषता बोली जाती है। सामान्य परिस्थितियों में संघीय ढांचा यानी सामान्य परिस्थितियों में संघीय ढांचा कार्य करता है और आपातकाल की स्थिति में एकात्मक ढांचा कार्य करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही है कि अमेरिका सहित जितने भी संघीय व्यवस्थाएं संघवाद का एक कड़े स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं, अमेरिका सहित जितने भी संघीय व्यवस्थाएं वाले देश हैं वो एक कड़े स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। यानी किसी भी परिस्थिति में ये अपने आकार या स्वरूप को परिवर्तित नहीं करते हैं। ये जो देश है वो किसी भी स्थिति में वो अपने आकार और स्वरूप को परिवर्तित नहीं करते हैं। अगर दूसरी तरफ देखें तो भारत में जो है संघीय और एकात्मक
दोनों जो है साथ साथ कार्य करते हैं, यानी सामान्य परिस्थितियों में संघीय ढांचा और आपातकाल की स्थिति में एकात्मक ढांचा कार्य करता है। और ये जो है भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। अब बात करें भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। और कौन कौन से हैं ये? नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। इसे कब लागू किया जा सकता है और किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो इसे युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर 3 जो ये कारण है। अगर ऐसे संकट उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जा सकता है। वो भी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। अगर बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू होता है तो उसे बाह्य आपातकाल भी कहा जाता है। ठीक है, बाह्य आपातकाल। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू होता है तो उसे आंतरिक आपातकाल भी कहा जाता है। सशस्त्र विद्रोह, देखिए अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। कब कब? 1962, 1971, 1975। When we talk about 1962, 1971, ये दोनों जो इमरजेंसी है वो लागू कब हुई? बाह्य आक्रमण के कारण। बाह्य आक्रमण के कारण, यानी 1962 में चीनी के द्वारा आक्रमण किया गया था, जो नेफा वाला जो एरिया था, यानी आज जो अरुणाचल प्रदेश में है। और 1972 में पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो ये दो जो है बाह्य आक्रमण के दौरान लागू किए गए थे। यानी बाह्य आक्रमण, इसका मतलब बाह्य आपातकाल से कहा जाएगा। तो तीसरी प्रकार की जो इमरजेंसी है वो 1975 में लागू हुई थी और इसे आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लागू किया गया था। आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इसे लागू किया गया था। लेकिन अगर बात करें आंतरिक गड़बड़ी, तो इसे 44 में संविधान संशोधन 1978, संविधान संशोधन 1978 44 के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस कर दिया गया, यानी अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल को लागू नहीं किया जा सकता। उसके शब्द पे कौन सा रख दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह को शब्द को रख दिया गया है। अरे अब जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। एक तीसरी स्थिति तब भी है जब ये स्थितियां ना हो, यानी बाह्य युद्ध या बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह की स्थिति ना हो, केवल राष्ट्रपति को या मतलब ऐसा लगे, आभास हो जाए कि भविष्य में खतरा उत्पन्न हो सकता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो उस आधार पर भी राष्ट्रपति
जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब देखिए आंतरिक शब्द को हटा दिया गया है, नहीं सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया है। इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि आंतरिक गड़बड़ी जो है शब्द है, इसका कुछ स्पष्ट रूप से इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था। इस वजह से जो है अनुमानित इसका प्रयोग लगाया जाता था, जो बड़े स्तर पे चला जाता था, यानी अनुमान के द्वारा। तो इसका कुछ क्लियरली इसका उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए इसको जो है रिप्लेस किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 1975 में जब इमरजेंसी लागू की गई थी, इंदिरा गांधी नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के द्वारा जब इमरजेंसी लागू हुई थी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, तो उस समय ऐसा माना जाता था कि अधिकारों का काफी मात्रा में हनन हुआ है, यानी अधिकारों को हनन हुआ है, और ये जो इमरजेंसी थी वो काफी विवादास्पद रही थी। इसलिए जो है बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी को हटा करके सशस्त्र विद्रोह को लाया गया, ताकि फिर कभी इसका दुरुपयोग ना किया जा सके। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल जो है कितने समय तक लागू किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक लागू किया जा सकता है, तो इसका कोई निश्चित समय नहीं है, यानी निश्चित समय की बात नहीं की गई है, निश्चित समय नहीं है, ठीक है, निश्चित समय की बात नहीं की गई है। ओके, यानी इसे 6 महीने के लिए राष्ट्र जब इमरजेंसी घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन से जो प्रस्ताव पारित किया जाता है इमरजेंसी घोषणा का, तो संसद में जो है 2 महीने के अंदर अनुमोदन करना होता था, लेकिन बाद में सिर्फ इसे 1 माह कर दिया गया है, यानी एक माह के अंदर जो है संसद यानी संसद के दोनों सदनों में इसे अनुमोदित करना होता है, प्रस्तावित करना होता है, जो 2/3 3 यानी विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी तभी आगे कंटिन्यू इमरजेंसी रह सकती है, वो भी कितने दिन के लिए? 6 माह के लिए, ठीक है, यानी 6 माह के लिए जब राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, तो उस समय जो है उद्घोषणा का जो प्रस्ताव है वो संविधान के दोनों सदनों में अनुमोदित होना चाहिए, यानी प्रस्ताव को पारित होना चाहिए 2/3 से, यानी विशेष बहुमत से, और उसके बाद वो 6 माह तक इमरजेंसी लागू रहेगी। लेकिन 6 माह से ऐसे ही हर बार 6 माह तक जो है स्वीकृति प्रदान करके अनंत समय तक जो है इसे लागू किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी को, ठीक है। और इसे जो है इस इमरजेंसी को राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय अगर लगता है कि खतरा नहीं है, तो किसी भी समय में उसको जो है समाप्त भी किया जा सकता है। जब समाप्त करते हैं राष्ट्रपति, तो उस समय जो है संसद में अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी राष्ट्रपति जो है के द्वारा घोषणा करके समाप्त किया जा सकता है। तो अनुमोदन का जो समय पहले 2 महीने था, अब वो 1 माह कर दिया गया, यानी 1 माह के अंदर जो है संसद को अनुमोदित करना होता है। अगर लोकसभा जो है विघटित हो चुकी हो, लोकसभा का जो है कार्यरत ना हो उसमें, तो जैसे ही लोकसभा बनती है, निर्मित होती है, तो उसके प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर जो है लोकसभा को अनुमोदित करना होता है। लेकिन ये कब? जब राज्यसभा ने अनुमोदित, उसी समय राज्यसभा ने भी अनुमोदित कर दिया हो। अनुमोदन का मतलब ही होता है कि प्रस्ताव को पारित करना कि इमरजेंसी को आगे लागू रखा जाए या न रखा जाए। अगर पारित हो जाता है तो 6 माह के लिए इमरजेंसी लागू रहती है, ठीक है। ऐसे ही आगे के लिए स्वीकृति प्रदान करके अनिश्चित समय के लिए जो है नेशनल इमरजेंसी लागू रह सकती है। तो आगे बात करते हैं राज्य में आपातकाल। राज्य में आपातकाल नंबर 2 है राज्य में आपातकाल। इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं, संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं, या प्रेसिडेंट
रूल्स भी कहते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, या स्टेट इमरजेंसी बोल सकते हैं, स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। इसका उल्लेख 356 में किया गया। राज्य में आपातकाल यानी स्टेट इमरजेंसी या संवैधानिक आपातकाल या प्रेसिडेंसी रूल्स या स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है। अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। संवैधानिक विफलता के कारण राष्ट्र प्रशासन लागू किया जाता है, या इसे क्या कहते हैं, राष्ट्र प्रशासन भी, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्र प्रशासन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो राज्य की जो विधायकी पावर, जो शक्ति है, वो सीधा कहाँ चली जाती है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मतलब राष्ट्रपति के हाथों में, यानी राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग जो है राज्य की विधायिका कार्य करने लगती है, प्रशासनिक रूप से विधायिका कार्य करने लगती है। तो ये देखिए, एक होता है संवैधानिक विफलता। संवैधानिक विफलता, संवैधानिक विफलता की बात करें तो संवैधानिक विफलता क्या, यानी संविधान में दिए गए उपबंध जो भी हैं, उपबंध या जो प्रावधान दिए गए हैं, संविधान में जो प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जो संविधान में प्रावधान है उनके अनुसार अगर राज्य सरकार कार्य नहीं करती है, राज्य जो है इन संविधान के द्वारा जो प्रावधान दिए गए हैं अगर इनके अनुसार कार्य नहीं करती हैं, तो राज्य में जो है संवैधानिक विफलता के कारण राष्ट्र प्रशासन लागू किया जाता है, यानी राज्य जो है केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। इनकी जो वैधानिक और जो कार्यकारी शक्ति है वो सब कहाँ से ली जाती है, केंद्र के पास। और क्या मतलब है, दूसरा है अगर केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारें कार्य नहीं करती हैं, यानी कानून के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, तो इस आधार पे भी राज्य में जो है राष्ट्र प्रशासन लागू किया जा सकता है, वो भी राज्यपाल की सिफारिश या बिना राज्यपाल की सिफारिश के भी राष्ट्र प्रशासन लागू किया जा सकता है। देखिए, इसमें अनुच्छेद 355 है, वो ये कहता है कि केंद्र सरकार को ये कर्तव्य प्रदान करता है, यानी केंद्र सरकार को ये कर्तव्य करने के लिए विवश करता है कि ये जो है अगर राज्य सरकारें संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, कानून के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, तो इसका ये दायित्व बनता है, केंद्र सरकार का तो ये दायित्व बनता है कि वो अनुपालन करें और केंद्र जो संविधान में प्रावधान है उनके अनुसार कार्य करें, और इसलिए इसका दायित्व बनता है। इसलिए 356 के अनुसार इसको ये अधिकार देता है कि 356 के आधार पर राज्यों में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करें, यानी इनको अगर लगता है, राष्ट्रपति को ऐसा लगे या केंद्र सरकार को ऐसा लगे कि राज्य सरकारें अब राज्य को संचालित नहीं कर सकती या संवैधानिक जो सफलता है वो नहीं प्राप्त कर सकती हैं, तो उस आधार पर जो है 356 आर्टिकल के तहत राज्य में राष्ट्र शासन लागू किया जा सकता है। इसी में एक जो है 365 का उल्लेख भी किया गया, आर्टिकल 365 का भी उसमें उल्लेख किया गया, उसमें भी यही कहा गया है कि केंद्र के द्वारा जो दिए गए निर्देश होते हैं अगर उनको राज्य सरकारें प्रभावी रूप से या न करने में विफल होने के कारण भी इमरजेंसी, यानी वो इमरजेंसी 356 के तहत लगती है, लेकिन ये जो 355 और 365 है इसमें 355 में केंद्र सरकार के कर्तव्य के बारे में बात की गई है और यहाँ पे राज्य की विफलता के बारे में बात की गई है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और इसे राज्यपाल की सिफारिश या बिना सिफारिश के भी लागू किया जा सकता है। अभी तक 1950 के बाद लगभग 100 से अधिक बार राष्ट्र प्रशासन लागू हो चुका है, यानी प्रत्येक वर्ष में लगभग
2 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है। सबसे पहले सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कहाँ? पंजाब में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे ज्यादा कहाँ लगा है? तो आई थिंक तो उत्तर प्रदेश ही है जहाँ पे सबसे ज्यादा है जो इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अब आगे बात करें वित्तीय आपातकाल। अच्छा, एक चीज और रह गया है, राज्य में आपातकाल है, इसको कितने दिन तक लागू किया सकता है? तो इसका समय कितना है, कितने समय तक जो है इमरजेंसी जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसको जो है अधिकतम कितना? 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष अधिकतम लागू किया जा सकता है। लेकिन जब राज्य में आपातकाल घोषित किया जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन लागू घोषित किया जाता है, तो इसे जो है 6 माह के लिए, यानी जो स्वीकृति दोनों सदनों में अनुमोदन के द्वारा जो है स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो 6 माह तक ये लागू रहता है। और ऐसे 6 माह तक करके कब तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक ऐसे ही लागू किया रखा जा सकता है। यानी एक बार 6 माह तक जो है, जो इसका उद्घोषणा है अनुमोदित करके इसको स्वीकृति प्रदान करके 6 माह तक लागू होगा। उसके बाद ऐसे ही करके 6 माह पे 6 माह पे 6 माह पे 3 वर्ष तक इसे, अधिकतम 3 वर्ष तक इसे लागू किया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, देखिए इसमें भी वही 2 महीने के अंदर ही जो है अनुमोदन करना होता है। उद्घोषणा के बाद संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन करना होता है। उसके बाद में जो है इसको कंटिन्यू रखा जाता है। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो आर्टिकल 360 में इसका उल्लेख किया गया है। इसे अगर देश में वित्तीय स्थिरता संकट उत्पन्न हो जाए तो उस समय जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अभी तक जो है 360 अनुच्छेद का प्रयोग नहीं हुआ है संविधान में, यानी अभी भारत में इसका प्रयोग नहीं किया गया है, और इसे भी राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जा सकता है। कब? जब देश में कोई वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए। अगर राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए और राष्ट्रपति द्वारा जो है कोई वित्तीय आपातकाल घोषित कर दिया जाए तो जो है इसे अनिश्चित समय तक इसे लागू किया जा सकता है। कैसे? जैसे इसे भी जब इसकी घोषणा की जाती है तो इसे भी संसद के दोनों सदनों में अनुमोदित करके स्वीकृति प्रदान की जाती है। और एक बार अनुमोदन हो जाने के बाद इसे अनिश्चित समय तक लागू रखा जा सकता है, जब तक इसे खत्म ना किया जाए। ठीक है, यानी जो बाकी जो 2 इमरजेंसी हैं, राष्ट्रीय आपातकाल या राज्य में आपातकाल, उनको जो है 6-6 महीने के बाद अनुमोदन करके जो है बार-बार इसको बढ़ा करके राज्य में आपातकाल अधिकतम 3 वर्षों के लिए, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो उसे भी जो है 6 महीने के बाद प्रावधान करके जो है उसे अनिश्चित समय तक लागू रखा किया जा सकता है। इसमें जो है एक प्रावधान और किया गया था राज्य में आपातकाल 44वें संविधान संशोधन में। ऐसा कहा गया था कि जो पहले जो है 3 वर्षों तक जो बात की गई थी कि इसमें ऐसा किया गया कि अधिकतम यानी एक साल के बाद, जब 1 साल तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहे तो 1 साल के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया। और ये कहा गया कि उसके बाद अगर देश में लगता है ऐसी, यानी उस राज्य में लगता है ऐसी स्थिति है कि वो चुनाव नहीं कराया जा सकता है,
तो वहां पे जो है यानी 6 महीने के बाद अनुमोदित करना होता है। अगर 6 महीने में जवाब देना होता है, अगर 6 महीने में अगर पुनः अनुमोदन हो जाता है, ऐसी स्थिति रहती है कि चुनाव नहीं हो सकता है, तो जो है इमरजेंसी आगे कंटिन्यू रखी जाएगी, नहीं तो जो है 1 साल के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसे एक बार ही अनुमोदन करके इसे कंटिन्यू तक लागू किया जा सकता है वित्तीय आपातकाल की बात करें तो। और आज के लिए इतना ही। इसका अगला भाग अगले वीडियो में आएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे आपातकाल के जो प्रभाव यानी प्रभाव क्या पड़ते हैं, विधायी प्रशासनिक जो भी प्रभाव पड़ते हैं, वित्तीय प्रभाव, इन सभी के प्रभाव के बारे में आगे पढ़ेंगे। और इसके बारे में जो है आपातकाल के समय जो स्वतंत्रता के जो हमारे अधिकार है उस पर क्या फर्क पड़ता है, यानी जो अनुच्छेद 19 है उस पर क्या फर्क पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में अगली बार बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।